नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका मुद्दा में हमारे। और आज 10 साल पुराने मारपीट के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 6 लोगों को इंदौर के विशेष न्यायालय ने एक साल की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दिग्विजय सिंह और अन्य पर 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप था। खास बात यह है कि एफआईआर में दिग्विजय सिंह का नाम ही नहीं था, लेकिन बाद में अभियोजन ने धारा 319 के तहत एक आवेदन देकर उनका नाम जुड़वाया था। प्रकरण की विचारण भोपाल के विशेष न्यायालय में चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की सुनवाई के लिए इंदौर में विशेष न्यायालय गठित होने के बाद प्रकरण भोपाल से इंदौर विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और शनिवार को विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने मामले में फैसला सुनाया। सजा सुनाने के कुछ ही देर बाद दिग्विजय सिंह और अन्य को 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत भी दे दी गई। बता दें कि घटना 17 जुलाई 2011 की है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन आए थे। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेसी नेताओं को काले झंडे दिखाए थे। इससे नाराज होकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी। घटना में भाजयुमो के असमय और इस मामले में जीवाजीगंज पुलिस थाने में कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमले की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था। एडवोकेट कमल गुप्ता के अनुसार प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने एक आवेदन दिया था कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी संलग्नता है और उनका नाम भी एफआईआर में जोड़ा जाए। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकारते हुए सिंह का नाम एफआईआर में जोड़ा गया और मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू, तराना से विधायक महेश परमार, दिलीप चौधरी, जयसिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीणा, मुकेश भाटिया और हेमंत चौहान को आरोपित बनाया गया था। विशेष न्यायालय ने मामले में मुकेश भाटी, हेमंत चौहान और तराना विधायक महेश परमार को बरी कर दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, दिलीप चौधरी, जयसिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीणा को एक साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। हालांकि 25-25 हजार के रुपए की जमानत हो गए हैं, अब मिल गई है दिग्विजय सिंह को। सजा सुनाने के कुछ ही देर बाद दिग्विजय सिंह और अन्य को 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। ये लगभग 10 साल पुराना केस है, झूठा केस है। हम लोगों का तो नाम एफआईआर में भी दर्ज नहीं था। बाद में राजनीतिक दबाव के कारण हम लोगों का नाम जोड़ा गया। अब 2011 का और उसमें ये था कि दिग्विजय सिंह जी का कारवा किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उज्जैन में शहर में जा रहा था। रास्ते में भाजयुमो के कुछ कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को काला झंडा दिखा के गाड़ियाँ रोकी और उस बात पे से कुछ झगड़ा हुआ वहाँ पर मौके पर। देर आफ्टर जो है 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। उस पर दिग्विजय सिंह नहीं थे और ना ही प्रेमचंद गुड्डू थे और ना ही महेश परमार, ना ही हेमंत चौधरी और ना ही हेमंत चौहान। ये लोग तो दिग्विजय सिंह पर 11 साल का पुराना ये मामला था, जो वर्ष 2011 में दरअसल उज्जैन में मारपीट हुई थी और उस घटना के मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने उन्हें और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह व पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू सहित 6 आरोपियों को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इसके साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दरअसल साल 2011 में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू और 7 अन्य लोगों का विवाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो गया था और इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित 9 आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामले को दर्ज कराया था।
जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय इंदौर में। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई, जबकि 3 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भरवाकर 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत भी दे दी गई है। वहीं शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपियों की सजा 3 वर्ष से कम थी, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वहीं दिग्विजय सिंह के वकील ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वे इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं प्रेमचंद गुड्डू ने यह भी कहा कि इस घटना के समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। इस सिक्योरिटी में शामिल किसी भी अधिकारी का कोर्ट में बयान नहीं लिया गया। और वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया है, जिसमें कहा है कि जिस 11 साल पुराने प्रकरण में मेरा नाम FIR में भी नहीं था, राजनीतिक दबाव में बाद में जोड़ा गया और इसमें मुझे सजा दी गई। मैं अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, हिंसक गतिविधियों का सदैव विरोध करता रहा हूँ। ADJ कोर्ट का आदेश है, हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। मैं न भाजपा न संघ से डरा हूँ, न कभी डरूंगा, चाहे कितने ही झूठे प्रकरण बना दे और कितनी ही सजा दे दी जाए। तो ये बयान सामने आए हैं। लगातार अब हालांकि बयानों का सिलसिला वो जारी हो गया है। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 6 लोगों को इंदौर कोर्ट में सजा सुनाई गई है 1 साल की और 5 हजार रुपये का जुर्माना। हालांकि बाद में 5 हजार रुपये का जुर्माना और भरवाकर 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर लोगों को जमानत दे दी गई है। 6 लोगों को जमानत दे दी गई है, हालांकि 3 लोगों को बरी कर दिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर 3 लोगों को बरी किया गया है। साक्ष्यों का अभाव था, इस वजह से तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 नेताओं के खिलाफ 11 साल पहले के एक मामले में इंदौर की अदालत ने यह फैसला सुनाया था, जिसमें सभी लोगों को काले झंडे दिखाने वालों को पीटने का दोषी करार देते हुए 1-1 साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक आरोपी जयसिंह दरबार, जिसे दोषी पाया गया है, वे अभी भाजपा में भी शामिल हो चुके हैं। तो 11 साल पहले उज्जैन में दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे और जिसमें दिग्विजय सिंह सहित पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, अनंत नारायण, जयसिंह दरबार, असलम लाला, दिलीप चौधरी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। अच्छा, 12 साल मिले थे दिग्विजय सिंह जी को, 10 साल फंसाया था। न्यायालय को नहीं कह सकते तो मीडिया को तो कह सकते थे। अब सजा हो गई, खुद पे भी सजा हो गई, गलत कृत्य को लेके हुई है। आपको जो कहना था न्यायालय में, आपको कहना था। अब भाजपा संघ पर आरोप लगा के विषय को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, न्यायालय पे आरोप लगा रहे हो अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हो कि सही फैसला नहीं हुआ। सजा हो जाए तो न्यायालय खराब है, चुनाव हार जाए तो EVM खराब है, सेना खराब है, सेना पे सवाल उठा रहे हैं, वैक्सीन खराब है, वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं। कभी अंतर्मुखी होके सोचिए दिग्विजय सिंह जी, सब यहीं पे हिसाब होता है। संघ आपको, भाजपा आपको आतंकवादी लगते हैं, जाकिर नाइक शांति के दूत लगते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी लगातार कानून का मजाक उड़ाते हैं, असंवैधानिक कृत्य करते हैं, कोर्ट में उन्हें सजा मिली है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उस कोर्ट की सजा के बाद भी जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं वो फिर एक आचार संहिता का और कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है। आपने अपराध किया, आपको कोर्ट ने सजा दी, आपको उसको शिरोधार्य करना चाहिए। आप कानून से ऊपर नहीं हैं,
आप कानून से ऊपर नहीं है, और यदि आप कानून से ऊपर होने की बात करते हैं, सोचते हैं, तो ये आपके लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं था, लेकिन बीजेपी ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब क्योंकि केस लग गया है तो ये भय से भरा हुआ उनका वक्तव्य है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि दिग्विजय सिंह को जो सजा सुनाई गई, अब उस पर सियासत चढ़ती नजर आ रही है। सभी बयान, बहादुरों के बयान आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आरबी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अख्तर खान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अख्तर खान जी, अभी आप सुन रहे थे विश्वास सारंग जी को कि एक तो गलती करते हैं और जब सज़ा सुनाई जाती है तो उसके बाद भी जो बयान आते हैं वो कोर्ट की अवमानना को लेकर के सवाल आप जिस तरीके से उठा रहे हैं, तो वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि कोर्ट की अवमानना है और ये ठीक बात नहीं है इस तरीके से सवाल उठाने। राष्ट्रीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र और उनके वक्तव्यों पे कई बार टिप्पणियां की हैं। झूठ बोलना, झूठ फैलाना, इनका सामूहिक रूप से व्यवस्थाएं बना के षड्यंत्र रच के झूठ फैलाने का काम है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस तरह से अभी आपके सामने इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी निचली कोर्ट से सजा होती है तो उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो ये कहे कि मैं इस मामले में कोर्ट के खिलाफ अपील में जाऊंगा। ये किसी भी तरह की कोई कोर्ट की अवमानना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अमित शाह साहब जब जेल में थे, अमित शाह साहब के खिलाफ जब मुकदमे थे, तब भी यही कहा जाता था कि साहब कोर्ट के फैसले को मैं मानता हूं लेकिन इसके खिलाफ अपील में जाऊंगा। ये कोई अवमानना नहीं होती है, एक व्यवस्था है। हमारे भारतीय संविधान ने व्यवस्था दी है कि निचली कोर्ट में अगर एविडेंस के आधार पे निचली कोर्ट की पीठासीन अधिकारी द्वारा बैठी हुई अपनी न्यायिक समझ से उन्होंने कोई फैसला दिया है तो वो शिरोधार्य होता है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं होता है। उस अंतिम फैसले के निस्तारण के लिए अपीलीय न्यायालय होती हैं। और निश्चित तौर पे उज्जैन के इस मामले में विशेष न्यायाधीश इंदौर के जो बनाए गए थे, उनके द्वारा जो फैसला दिया गया है उस पर टीका टिप्पणी बिल्कुल बेमानी है। उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी कहीं न तो भारतीय जनता पार्टी को की जाना चाहिए और न ही कांग्रेस के किसी व्यक्ति को की जाना चाहिए। वो एक फैसला है। हाँ, उस फैसले से जो भी असंतुष्ट है, उस असंतुष्ट व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने का पूरा अधिकार है। और उस अपील के अधिकार के अगर कोई बात करता है तो उसको अगर ये कहा जाए कि साहब ये तो ऐसे उलझलूल बोलते हैं, अदालत के खिलाफ भी बोल जाते हैं, और फिर उसको दूसरी टिप्पणियों से जोड़ के किया जाता है, तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्तित्व की एक मिसाल है। मेरा ये निवेदन है कि उज्जैन के एक मामले के अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक सांसद हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में उज्जैन के अंदर काले झंडे दिखाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जा रहे हैं। वहां वाद विवाद होता है, तो किस तरह से ये एफआईआर दर्ज हुई होगी, किस तरह से उस होटल के अंदर जो तोड़फोड़ हुई उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। निचले स्तर पे एविडेंस के अंदर 319 सीआरपीसी के अंदर इन लोगों को मुलजिम बनाया गया और मुलजिम बनाने के बाद इन्हें जिले का अवसर दिया गया। वहां वकालत के स्तर पे क्या चूक हुई, क्या भूल हुई, इस पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी चूक हुई है उस चूक को सुधारने के लिए जैसे बताया गया कि बाएं हाथ के ऊपर चोट थी और दाएं हाथ का उसके अंदर बयानों के अंदर उनके द्वारा किया गया, मेडिकल बाएं हाथ का हुआ था। ये बहुत सारे विरोधाभासी तथ्य हैं। 319 के अंदर कोई कार्रवाई अगर होती है तो जिले के अंदर मौके में आते हैं। 91 सीआरपीसी के अंदर उन्होंने कोई दरखास्त लगाई या नहीं लगाई, उस होटल के टाइम पे जो इन लोगों ने एफआईआर दी थी या रोजनाम से रिपोर्ट लिखवाई थी, उस पे क्या हुआ, वो मंजर यहाँ पे न्यायिक दृष्टांत हमें आया नहीं आया, ये दूसरी बात है। लेकिन माननीय जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट के अंदर जब अपील होगी तो उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी से उस फैसले को हम अंतिम के और उसमें टीका टिप्पणी करने लगे, उनको अपराधी बताने लगे, उनके खिलाफ एक अंतिम फैसला मानते हुए कार्रवाई करने लगे, ठीक है, खुश होने की बात है, आप खुश हो लीजिए। सजा हुई है, निश्चित तौर पर सजा हुई है, जमानत पे है, ये भी सही है। लेकिन अपील के अंदर निश्चित तौर पे ऐसे मामलों के अंदर जिस तरह से गंभीर विरोधाभास है, जिस तरह से 319 एफआईआर में नाम नहीं है, 319 सीआरपीसी के अंदर उनको मुलजिम बनाया गया है, और उसके बाद बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ का उन्होंने बयानों में कहा है और बाएं हाथ के अंदर फ्रैक्चर है, तो निश्चित तौर पे जो विरोधाभास है साक्ष्य के अंदर, तो हमारा जो क्रिमिनल
मैथोलॉजी है क्रिमिनल लॉ के अंदर जो जजमेंट के जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय निश्चित तौर पे उभय पक्षकारान की सुनवाई होगी, अपीलांट को भी सुनेंगे, सरकार को भी सुनेंगे, और सरकार के अलावा अगर रेस्पोंडेंट के रूप में अगर उसको बनाया जाता है फरियादी को, तो फरियादी को भी न्यायालय में सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद बहुपक्षीय फैसला आएगा, उस वक्त हम टीका टिप्पणी करेंगे। और उसके बाद हो सकता है फरियादी भी हाईकोर्ट में की जगह हाईकोर्ट के ऑर्डर में अगर उन्हें बरी कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो ये एंडलेस लड़ाई होती है कोर्टों के मामले के अंदर। मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा लोकसभा के अंदर जब एक कानून पारित किया और ये तय किया कि जितने भी सांसद हैं या राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ जो मामले हैं उनको त्वरित निस्तारण के लिए स्पेशल कोर्टों का निस्तारण वो किया जाए। आपको ये पता होगा कि 7 साल पहले जो कोर्टों का गठन किया गया था या 4 साल बाद वो मंजर आम पे आई, उसके अंदर सबसे पहला फैसला ये फैसला आया। और भी 200 से 300 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आज भी मुकदमे दर्ज हैं, स्पेशल कोर्ट के अंदर मुकदमे चल रहे हैं, उनके अंदर अभी तक कोई फैसला नहीं आया, उनमें भी फैसला आना बाकी है। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। आपराधिक गतिविधि के अंदर ये कहीं कोई किसी को मारने के लिए नहीं गए थे, इनके घर पे आके जहां ये बैठे हुए थे, जहां ये कार्यक्रम चला रहे थे, वहां पे काले झंडे लेके भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, और इन्होंने अपने डिफेंस के अंदर अपने आप को बचाने का प्रयास किया। उसके अंदर जो भी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई आप लोगों के सामने है, और जो माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जो फैसला होगा, अपील के अंदर जो कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम अंतिम बहस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, भाई इसमें कहाँ कोर्ट की अवमानना हो गई? जो अभी सारंग साहब कह रहे थे कि कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, जो आदेश आया है उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाई ये तो आप भी करते, ये तो हमारा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, और अख्तर खान साहब का भी अधिकार है कि अगर उनको लगता है कि कहीं चूक हुई है कोर्ट से, निचली अदालत से, तो वो उच्च अदालत का रुख कर सकते हैं। कर रहा है और माननीय कोर्ट का जनाया स्वीकार किसी व्यक्ति के लिए बना, अपनी मर्जी से कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन सवाल उठना, क्वेश्चन उठना कि कौन किसके लिए क्या हो रहा है, वो ये स्वयं पर डिपेंड करता है कि इस तरह से मैं तो यही कहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता जैसे जी, लेकिन चेहरा तो है करने के लिए या भाषा का यूज कर कांग्रेस को राष्ट्रीय नेतृत्व को आकर जो है सफाई देनी पड़ी। आज जो भी हुआ है, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि किस तरह के नेताओं से कौन गया वो करने, लेकिन चलिए, देवेंद्र प्रमुख जी का संपर्क शायद टूट गया है। आरबी उपाध्याय जी आपका रुख करेंगे। अभी एक बात कही अख्तर खान साहब ने, हालांकि ये सवाल मेरे भी जहन में था जब ये कहा गया कि पहले तो ऑलरेडी सभी लोगों के मामले इतने लंबित पड़े हैं कि सालों साल चलता है। 11 साल लग गया दिग्विजय सिंह का ये मामला, मारपीट का मामला था, इतने लंबे समय तक ये मामला लगातार खिंचता रहा, और अब जा कर के इसका कल यानी शनिवार को फैसला आया तो उसमें दिग्विजय सिंह को दोषी पाया गया, 1 साल की सज़ा सुनाई गई। अगर ऐसे ही ये मामले जो लंबित पड़े रहेंगे, इतनी लंबी प्रक्रिया रहेगी, तो मुझे लगता है कि न्यायिक प्रकरण पर जो सवाल उठते हैं, नेता तो अक्सर उठाते रहते हैं, केवल नेता नहीं सरकारें तक रुख कर लेती हैं। अगर हाई कोर्ट का कोई आदेश आया तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेती हैं सरकारें, तो आप भी देखे हैं। तो नेता करे तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आम जनता अगर इस पर कोई सवाल उठाए, आम जनता बेचारी कब तक भटकती रहेगी? नेताओं के पास तो पैसे हैं, हर चीज़ पावर है, वो तो रुख कर सकते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तो बेचारी असहाय हो जाती है। ना तो उसके पास इतना पैसा है कि वो कोर्ट दर दर भटकती रहे, कोर्ट का रुख करती रहे, उसके लिए कैसे ये सब संभव हो पाएगा?
देखिए, पहली बात तो कोई नया नहीं है, राजनीतिक लोग हैं। और आप देखेंगे दिग्विजय सिंह महान नेता हैं, जरूरत हो या ना हो, लेकिन वो अपना बोलते रहते हैं, राय देते रहते हैं और चर्चा में बने रहते हैं, चर्चा के केंद्र बिंदु में रहते हैं। और देखिए, राजनीतिक लोगों का जो कैरियर होता है उसमें बहुत सारे इस तरह के वाकये होते हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई काले झंडे दिखा रहा है, केस दर्ज हो गया, यानी केस दर्ज होते रहते हैं। उसी कड़ी में अभी जो बताया अख्तर खान जी ने कि 200-300 लोग हैं, सांसद हैं जिन पर मुकदमे हैं, सालों से लंबित हैं, और सालों से लंबित मामलों पर कोर्ट भी चिंता जाहिर करता है कि इतना इतना समय जनता भी चिंता जाहिर करती है। कई बार तो जो केस में वांछित है वो ऊपर चला जाता है, लेकिन केस का फैसला नहीं आता है। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था का एक नमूना है। और देखिए, रिफॉर्म की जरूरत है। आम जनता के लिए न्याय प्रणाली इतनी महंगी है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सोच भी नहीं सकता। सिर्फ पैसे वाले लोग, बड़े वकील के माध्यम से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ते हैं। एक आम आदमी, जो समाज का आखिरी व्यक्ति जिसके विकास की हम बात करते हैं, उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सके। इस पर सरकारों को गहन मंथन की जरूरत है और रिफॉर्म की जरूरत है, जिससे कि न्याय समाज के उस आखिरी तक पहुंच सके और वो भी अपना केस लड़ सके। रहा ये जो केस है, देखिए, काले झंडे दिखाना, विरोध प्रदर्शन करना राजनीति का एक हिस्सा है। और हमने देखा है कि सत्ताधारी दल अगर मान लीजिए है और विपक्षी दल उसे काले झंडे दिखा रहा है या कोई प्रदर्शन कर रहा है, बल प्रयोग किया जाता है, अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है, शांति भंग करने की कोशिश की जाती है, उसी कड़ी में केस दर्ज होते हैं। तो राजनीतिक लोग कई बार शिकायत करते हैं कि भाई हमारे खिलाफ राजनीतिक मंशा से ये केस फाइल हुए हैं। एनीवे, जो भी जैसे भी हुआ, केस दर्ज, देर आए दुरुस्त आए, 11 साल बाद फैसला आया, जो भी फैसला आया, देखिए, फैसला को चुनौती देना भी एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अधिकार के तहत मैं सहमत नहीं हूं कि मुझे जो सजा मिली है वो सही मिली है, गलत मिली है, वो न्यायालय का फैसला है और न्यायालय का कार्य क्षेत्र है। लेकिन संविधान में व्यवस्था दी गई है कि अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो ऊपरी कोर्ट में जा सकता हूं। इस केस में भी यही हुआ है। कोर्ट ने अपना सजा सुना दी, लेकिन उन्हें लगा कि भी ये सजा जो सुनाई गई है ये जायज नहीं है, तो उन्हें जमानत भी मिल गई और उन्हें मौका दिया गया कि वो अपर कोर्ट में जाएं, अपनी बात रखें। तो इस तरह के जो लंबित मामले हैं, इन पर शीघ्र सुनवाई होके नहीं, एक चीज मुझे फैसले समझ में आ होने रही है चाहिए। उपाध्याय जी। और दूसरा, हाँ, देखिए, जब दूसरा कोई योगेश- कार्यक्रम हुआ होगा, किसी का जी। कार्यक्रम हो, राजनीतिक दल जब बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो वहां पर तमाम सारे मीडिया वाले भी होते हैं और इन लोगों के खुद के कैमरा भी वहां लगे होते हैं। वहां सारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाता है। जी सरकारी अमला भी वहां पर मौजूद होता है। जी और जब दिग्विजय सिंह ने कार्यक्रम किया होगा तो जाहिर तौर पर सरकारी अमला वहां पर मौजूद रहा होगा। दिग्विजय सिंह की सुरक्षा में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे होंगे और भी जो सांसद जी। रहे हैं उनके साथ भी पुलिसकर्मी मौजूद रहे होंगे। तमाम सारे इसके अलावा भी जी। जिले के जो केवल सुरक्षा व्यवस्था को इंतजाम करने के, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए मौजूद रहे होंगे। हम कह रहे हैं कोर्ट ऐसी जी। कौन सी बारीकी से इस पर परीक्षण और निरीक्षण कर रहा है। कोर्ट पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, अदालत पर, लेकिन ये हम जानना चाह रहे हैं, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्या है कि कौन सी ऐसी बारीकी से कौन सी जांच कर रहा था अदालत
जो 11 साल लग गए और इतना हम तो मामूली सी मामला कहेंगे भाई। आप गांवों में चले जाइए तो मुझे लगता है हर तीसरे चौराहे पर आपको आए दिन जो है ऐसे थप्पड़ मारने वाले केस सामने आते हैं। और विधायक सांसदों को देख लीजिए तो वो तो घर पर बुला करके थप्पड़ जड़ देते हैं भाई। दबे कुचले जो लोग होते हैं, वंचित लोग होते हैं, उनको घर पे बुला करके 4 गाली भी देते हैं और उसके बाद थप्पड़ भी जड़ देते हैं। तो हम कह रहे हैं अदालत को 11 साल ऐसी कौन सी चीज खोजने में लग गई। अदालत उन लोगों के बयान लेती, सरकारी अमला वहां पर मौजूद था, उन्हें भी बुला सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने आरोप लगाया, उनके भी बयान लेती, कांग्रेस के बयान लेती, वीडियोस देखती जो वहां पर रिकॉर्डेड हो रहे थे। तो मुझे लगता है इतना लंबा खींचने का कोई मामला हमें जो लगता है क्या था क्या योगेश, ये एक वानगी है। देखिए बहुत सारे केस हैं, मैंने बताया ना, केस चलता रहता है और जो केस लड़ने वाला है वो ऊपर चला जाता है, यानी पूरी जिंदगी उसका फैसला नहीं होता। तो देखिए ये रिफॉर्म की जरूरत है, न्याय की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, जिससे इतने समय न लगे। और जो राजनीतिक केस होते हैं इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से मुकदमों को टाला जाता है, लंबा खींचा जाता है और फिर नतीजा भी क्या होता है वो हम सबके सामने है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये न्याय की व्यवस्था को एक आईना दिखाते हैं। और सार्वजनिक मन से एक नेता ने कहा महाराष्ट्र में, अगर याद हो, हमारे दर्शकों को भी पता हो, कि ये कानून और संविधान हमारे लिए नहीं होता, हम कानून और संविधान से परे होते हैं। तो दिखता है वो, ठीक बात। और इसीलिए आम आदमी और कहते हैं ना VIP नेता अभिनेता, इनके लिए अलग तरह का एक सिस्टम इस देश में एडॉप्ट हो गया है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है और चिंताजनक है। यानी आम आदमी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ही नहीं, न्याय भी कहीं ना कहीं बेईमानी हो गया है। ठीक बात आप मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। क्यों? उसको इतने पैसे ही नहीं है कि वो इतना वकील कर पाए, केस फाइल कर पाए। हाई कोर्ट में केस फाइल करने में हजारों रुपए चाहिए, एक आम आदमी कहाँ से लाए? अरे किसान को जो आम जीवन जीता है गांव से, उसको जिले तक जाने में, तहसील तक जाने में, उसको उसके पास पैसे का इंतजाम करना पड़ता है कि कैसे जाएगा कैसे आएगा। तो वही दिक्कत वही है कि ये सारी जो व्यवस्था मुझे लगता है सिर्फ पैसे वालों के लिए, अमीरों के लिए, नेताओं के लिए, नौकरशाहों के लिए, ये सब व्यवस्था जो बनाई गई शायद इसमें आम आदमी का ध्यान ही नहीं रखा गया कि एक आदमी दूर जा 200-400 किलोमीटर हाई कोर्ट कैसे पहुंचेगा, और पहुंच भी गया वो, ठीक बात, तो वकील को फीस कहां से देगा? सही कह रहे हैं आप। फिर वकील का केस कैसे लड़ेगा? और इतनी तारीखों पे इतनी मोटी फीस आम आदमी के पास नहीं है योगेश। बिल्कुल ठीक बात। इसलिए आम आदमी न्याय से वंचित रह जाता है, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में अपराधी किस्म के लोग हैं, इलेक्शन कमीशन का डाटा भी कहता है, और रिफॉर्म की जरूरत है, आप कह रहे हैं। और मुझे लगता है इस पर सभी दलों को ध्यान देना चाहिए और इस पर बैठ करके विचार मंथन करना चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका ये रुख करेंगे एक बार फिर से। आपको आवाज मिल पा रही है प्रॉपर? जी मिल रही है। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए अभी ये बातें कही जा रही हैं जो आरबी उपाध्याय जी भी ने कही, और दिग्विजय सिंह ये आरोप लगा ही रहे हैं कि दरअसल वो जो उन पर उनका नाम बाद में लाया गया वो राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से लाया गया है। और यही वजह भी है कहीं ना कहीं कि जो इतना लंबा ये मामला पूरा खिंचा। आरबी उपाध्याय जी भी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे मामले सामने देखने को मिलते हैं, वजह यही होती है कि लंबा मामला खिंचता चला जाता है। पांडे जी शानदार क्वेश्चन के लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं और कुछ चाहते हैं कि उनको कुछ मिले। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी को सब कुछ पता था और कब कब मुकदमा हुआ, सारी उसकी जो है आइडेंटिफाई जो चल रही थी उसकी सारी जानकारी थी। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, आप एक जिम्मेदार एंकर हैं। अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है बिगर एविडेंस के
बिगर सुनाई के, बिगर कार्रवाई के नहीं दिया, चाहे वो 10 साल में हुआ, वो 50 साल में हुआ। ये क्लियर करता हूं मैं चैनल पर बैठकर। माननीय कोर्ट का सबको सम्मान करता है, चाहे वो सरकार हो या वो बगैर सरकार हो या विपक्ष हो। कोर्ट पर आप सवाल उठाने से पहले कोई तथ्य होना चाहिए। बेकार की यहाँ डिबेट में बैठकर दिग्विजय सिंह जी का नाम लेकर जिस तरह हम एक कानून की प्रक्रिया को, एक महान लोकतंत्र को चेतावनी देते हैं, ये कहीं तो एक गले उतरने वाली बात नहीं। कौन चेतावनी दे रहा है? देवेंद्र प्रमुख जी चेतावनी कौन दे रहा है? चेतावनी कौन नहीं दे रहा? पांडे जी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बात पूरी होने दीजिए। बहुत इंतजार किया मैंने, और मैं सत्य के साथ बोलता हूँ हमेशा। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कोर्ट में मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। सरकार के लोगों पर भी मुकदमे दर्ज होते हैं और जेल जाते हैं, लेकिन हमें अपनी जो है आक्रामकता को दबाकर शांति से इसको सुनना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया आज नहीं बनी, 70 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए। ये किन किन लोगों की प्रक्रिया थी कि आज कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ? किसान की गम तो हो रहा है कि 11 वर्ष बाद बेशक फैसला आया, तो किसी सरकार में आया, चाहे छोटा मामला था, अरे मुकदमे दबते थे, कोई पूछने को 11 साल वाला बाद ये तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो ये मुकदमा मिट जाता। वो मुकदमा करने वाले लोग नहीं रहते। आप सच्चाई पर आइए। मुझे सहानुभूति, आप किसान की बात कर रहे हैं, कमजोर की बात कर रहे हैं, पिछले की बात कर रहे हैं। आज अदालत में व्यक्ति आ रहा है, आज व्यक्ति को निर्णय मिल रहा है। आपकी बात को आपको अपनी बात पूरी रखने का पूरा मौका दूंगा। आप ही की बात देखिए, आप ही सवाल पूछे और आप ही जवाब दे दिए। आपने कहा कि कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। पहली बात तो हमने कोर्ट पर सवाल नहीं उठाए, दूसरी बात सवाल आप उठा दिए। सवाल ऐसे उठाए कि पहले आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में न्याय व्यवस्था कायम रहती है, इसलिए ये आदेश आया, 11 साल बाद आया, तब भी ठीक है। दूसरी तरफ आपने कहा कि अगर दूसरी सरकार होती तो ये मामला दब जाता। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट पर राजनीतिक हस्तक्षेप है। आपने खुद उठाया सवाल, आपने सवाल किया और आप ही जवाब दे दिए। देवेंद्र जी, कहां से कहां ले जा रहे हो? अरे कहां से भाई? जो आपने कहीं पहले आपने सवाल उठाया और खुद आपने जवाब दे दिया उसका कि अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल का सत्ता होती तो ये मामला दब जाता। यानी कोर्ट पर आप सीधा ये कह रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप है, अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती तो वो दखलंदाजी दे सकता था। नहीं, आप लोगों की यही कमी है कि आप जो है डिबेट को अपने आप को साबित करने के लिए घुमा देते हैं। हमेशा नेता को घुमा देते। देवेंद्र प्रभु, क्या गजब की बात आप कर रहे हैं? आपके सवाल, आपके जवाब, आपकी बात में बोल रहा हूँ। आप मेरी बात को गलत क्यों पेश कर रहे हो? आप बिल्कुल गलत नहीं पेश कर रहे हो। आप बताइए, हमारे साथ दर्शक भी देख रहे हैं, आरबी उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अख्तर जी, आरबी उपाध्याय जी, मैंने गलत कहा क्या? इन्हीं के शब्द है। आप पंडित जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आप ही के तो शब्द है ना। नहीं, मैं आप सबके साथ लोग भी देख रहे हैं। मैंने अदालत पर सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा कि अदालत पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। उन लोगों पर सवाल उठाया, वो क्या होता था? वो अदालत कैसे आपने घुसा दी उसमें अपने आप को बचाने के लिए? आप नहीं कतई। अरे भाई, आप अपने आप को नहीं, गलती की आपने। हम कोई गलत बात बोलते ही नहीं तो बचाएंगे क्यों? आप कोर्ट को सीधे टारगेट कर रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि ये कैसे सुना दिया गया? नहीं, हमने ये नहीं कहा। फिर आपने सुना नहीं। हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि इतनी लंबी प्रक्रिया कैसे हुई, 11 साल कैसे लगा? वहां पर सरकारी लोग थे, वहां पर शासन प्रशासन था, वहां पर रिकॉर्ड, पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था, कैमरे के अंदर हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को 11 साल इतना मामला लंबित कैसे हो गया? मैंने केवल इतना सवाल किया। वहाँ एविडेंस और गवाही के तौर पर मैं कह रहा हूँ ये सजा हुई है, ये कोर्ट का मामला है। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ा नहीं कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह को गलत सजा हुई है। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि इतनी देर में जो यही है और पहले हो जाना चाहिए। हाँ, ये देर में क्यों हुई है, इस प्रक्रिया पर सवाल कीजिए ना। तो ये आप इसका मतलब डिबेट ध्यान से सुन ही नहीं रहे। आप मेरी बातों को, देवेंद्र प्रमुख जी, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन ही नहीं रहे। इसका मतलब मैंने यही कहा कि 11 साल क्यों लग गया। मैंने यही सवाल किया था आरबी उपाध्याय जी को एक्सप्लेन करके। मेरा सवाल यही था कि 11 साल कैसे लग गया भाई इसमें? मेरी बात काटने की जरूरत थी, इसलिए आप मुझे ना टाइम दे पा रहे ना सुन पा रहे। मैं फिर आपको दोहरा देता हूं। देखिए देवेंद्र प्रमुख जी, मैं सच के साथ बोलता हूँ, हमेशा सच के साथ बोलता हूं। एक अच्छे नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं और सच्चाई को स्वीकार करते हैं और सच्चाई समाज के सामने रखते भी हैं। तो मैं समझता हूं उन्हें उत्तेजित न होते हुए ये स्वीकार करना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया में विलंब होता है। हम इस केस की बात न करें, हम किसी भी केस की बात करें। बिल्कुल, और सरकार जिम्मेदार होती है इसके लिए। और आम आदमी के लिए न्याय उपलब्ध भी नहीं है, ये भी हकीकत है। तो आप सच्चाई को स्वीकार करें। आप तो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हैं और अपनी बेबाक राय रखते हैं।
जो जमीनी हकीकत है उसे तो मैं नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते। वो सरकारों का दायित्व है कि उसमें परिवर्तन करें जिससे कि आम आदमी को न्याय उपलब्ध हो। ठीक बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। अख्तर साहब जी देखिए, निश्चित देवेंद्र प्रमुख जी ये कह रहे हैं, आपने सुना कि दरअसल अगर आपकी सरकार होती तो पहले तो उन्होंने यही लगा दिया, मामला कह दिया, आप पर आरोप लगा दिए कि पहले ये अभी मामला या तो दब जाता या तो अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ आप लोगों की सरकारों में लोग कोर्ट तक जा ही नहीं पाते, रुक ही नहीं कर पाते। लास्ट टाइम उन्होंने ये भी कहा। देखिए, हमारी जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे बीएसएनएल का घोटाला हो, सुखराम का मामला हो, सबको सजाएं हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाइयां हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये मामला 11 साल पुराना था और जब 11 साल में ये कार्रवाई हुई उस वक्त सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जैसा अभी आपने एक सवाल उठाया, पुलिस रूल्स जो बने हुए हैं उसके अंदर कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, गैर सरकारी कार्यक्रम हो, प्रतिपक्ष के कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करने का उप अधीक्षक स्तर के जो डीवाईएसपी स्तर का अधिकारी होता है, डीसीपी स्तर का अधिकारी होता है, उसको कर्तव्यबद्ध किया गया है कि वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी। अब सवाल ये उठता है कि कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई, उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसकी खिलाफ या तो एफआईआर लगाए या चालान पेश करे। चालान टाइमली पेश करे। 325 सीआरपी आईपीसी का मामला था जिसके अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामले में 3, 4, 5 महीने में मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन करके और कार्रवाई को पेश कर देना चाहिए था। जैसा फाइल बताती है उसके अंदर चालान पेश करने में इन्होंने काफी देरी कर दी सरकार ने। सरकार की देरी बता रहा हूं मैं आपको। दूसरे, सरकार की तरफ से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजकों की नियुक्तियां होती हैं जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उस मामले में गवाहों को समय पर पेश करे। मान लीजिए एक मुकदमे के अंदर 20 गवाह हैं, अदालत ने उस मामले को सुनवाई करके चार्ज लगा दिया और चार्ज लगाने के बाद गवाहों की बुला लिया कोर्ट के अंदर, तो सरकार के लोक अभियोजक और सरकार के पुलिसकर्मियों की जो उसके अंदर गवाह होते हैं, अनुसंधान अधिकारी होते हैं, फर्ज जब्ती के गवाह होते हैं, कोई चीज बरामद करते हैं उसके गवाह होते हैं, उनका ये दायित्व होता है कि निश्चित तारीख के ऊपर वो अदालत के अंदर पहुंचे और अदालत का समय खत्म होने तक वहां पे उपस्थित रह के अपने बयान दें। मेरा ये मानना है और मेरा अपना अनुभव भी है कि अदालतों के अंदर गवाह जब तलब किए जाते हैं तो कई सालों तक गवाह नहीं जाते हैं। पुलिस वाले ये लिख के देते हैं साहब गवाह बाहर गया हुआ है, अभी लॉ एंड ऑर्डर में हम लगे हुए हैं, अभी हम गवाह के पास नहीं जा पाए। आधे मामले तो इसलिए नहीं होते हैं। फिर मेरी बात सुनिए, जी सर 1 मिनट बस। दूसरी बात ये है कि इसमें देरी की एक वजह और ये हो गई है कि जब से न्यायालय की पारदर्शिता पे एक अदालत ने, अगर निचली अदालत ने किसी मामले में सजा सुना दी है और अपर न्यायालय उसको ये मानता है कि ये सजा का केस नहीं था, इसको सजा सुना दी गई है, तो एक केस के अंदर गड़बड़ी हो जाए, 2 केस के अंदर गड़बड़ी हो जाए, लेकिन एक 3 केस के अंदर गड़बड़ी हो जाए तो एक व्यवस्था बनाना पड़ेगी कि एक अधिकारी निचले स्तर पे लगातार गलतियां कर रहा है जिसके अपर न्यायालय में उसके फैसले उलट हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान बनाना पड़ेगा। दूसरा ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जब से अदालतों के अंदर जजेस को आयोगों का चेयरमैन बनाया जाने लगा, सांसद बनाया जाने लगा, राज्यसभा का सांसद बनाया जाने लगा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को राज्यसभा के अंदर सांसद बनाया जाने लगा, उसके बाद से ये गंदगी आई है। और ये गंदगी किसने लाया, कौन लाया? आज की तारीख के अंदर रिटायर्ड जुडिशरी अधिकारी सबसे ज्यादा किसके साथ है? इस व्यवस्थाओं को हमें देखना पड़ेगा। हमारा विधि आयोग को दोबारा से पुनर्विचार करके विधि आयोग की रिपोर्ट लेके, जो आदरणीय भी हमारे उपाध्याय सर कह रहे थे कि त्वरित सुनवाई के कार्यवाही को करके और गरीब और जो दूर दराज के जजेस, गरीब लोग पक्षकार हैं, उनको तत्काल कैसे न्याय मिले, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए एक तो अदालतों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी, अपीली अदालतों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी और जजेस को ये पार्ट ऑफ ड्यूटी बनाना पड़ेगी कि अगर कोई गवाह, चाहे वो एसपी स्तर का हो चाहे सांसद स्तर का हो, तामील के बाद समय पर उपस्थिति होता है तो उसको गिरफ्तार करके न्यायालय बुलाए उसके बयान करवाए जाए। ये तो आप लेकर के और आए गरीब थे, लोग ये तो आप लेकर के आए थे, की तरफ से पैरवी ये तो आप लेकर के आए थे साहब, ये आप कांग्रेस लेकर के आई थी, ये बीजेपी कहाँ लाई थी? अख्तर खान जी एक प्रश्न था। देखिए, अभी कहा था देवेंद्र प्रमुख जी ने कि इनकी सरकार होती तो केस दबा दिया जाता। तो मेरा प्रश्न है, क्या न्यायिक प्रक्रिया में
राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है? आपके सरकार के जमाने में क्या न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप था? नहीं, कदे ऐसी कोई न्यायिक प्रक्रिया में एक भी उदाहरण ये बता दें आदरणीय कि हमने किसी को न्यायिक अधिकारी को पुरस्कृत किया हो बाद में पुरस्कृत किया हो हमारी सरकार ने किसी न्यायिक अधिकारी को? इनके तो 1000 उदाहरण मिल जाएंगे कि न्यायिक अधिकारी जॉब से निकलता है, चुनाव लड़ लेता है, या राज्यसभा में ले लिया जाता है, या किसी आयोग का चेयरमैन बना दिया जाता है। पुरस्कृत कर जो किया जा रहा है वो अपने आप में एक परिपाटी बताती है। हमारे कार्यकाल के अंदर या किसी भी कार्यकाल के अंदर न्यायालय पे किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है। हाँ, अनुसंधान के दौरान निश्चित तौर पे पुलिस के जो नियंत्रण होता है वो सरकार का नियंत्रण होता है। मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। देश के 21वीं सीजेआई रंगनाथ मिश्रा 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा सदस्य थे। 1983 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए जस्टिस मिश्रा 1990 में मुख्य न्यायाधीश बने और 1991 में रिटायरमेंट के 7 साल बाद वह कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। रंगनाथ मिश्रा ऐसे नहीं थे। रंगनाथ मिश्रा को मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन थे। अरे सुन लीजिए प्रभु, और प्रक्रिया ये आज से नहीं हुई। और बता दें कहीं तो, और बता दें, और दे दे हिस्ट्री। ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले चेयरमैन बने थे मिश्रा जी। और सुनिए, और ले लीजिए, और एक जवाब ले लीजिए। उदाहरण, बहारुल इस्लाम 1962 से 1972 तक कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य रहे। 1972 में इस्तीफा देकर रिटायर हुए। इंदिरा गांधी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया। और इस्लाम ने बिहार के सीएम रहे जगन्नाथ मिश्रा को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में बरी किया था। 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने पर वह फिर राज्यसभा पहुंचे। 2 उदाहरण दे दिए आपको, बड़े बड़े उदाहरण दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो जजेस की जो नियुक्ति का प्रोविजन है, अरे ये क्या हम गलत बता रहे हैं क्या साहब? आप खोज लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ये हम गलत थोड़े ना बता रहे हैं। मैंने सर्च कर रखा है। माननीय हाईकोर्ट का जज जब नियुक्त किए जाते हैं, वकील कोटे से किए जाते हैं, उनकी वकालत का प्रक्रिया देखी जाती है, उसके कॉलेजियम होता है। भारतीय जनता पार्टी की कॉलेजियम के अंदर आप देख लीजिए कि उस कॉलेजियम के अंदर एक महिला को तत्काल प्रभाव सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया है। बहुत अच्छी बात है, महिला को आगे बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रक्रिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मिश्रा जी को 1990 में न्यायाधीश बनाने की कौन सी प्रक्रिया कौन से कोटे से गए थे? एक सेकंड ले लेते, एक सेकंड अख्तर साहब रुकिए। आरबी उपाध्याय जी, क्या कोई ऐसा कोटा है क्या कि राज्यसभा या लोकसभा सदस्य को मुख्य न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है? कोई ऐसा कोटा भी है क्या? यही तो सारा बंटाधार है। 70 वर्षों में जो चेंज होने देखिए, शक्तियां हैं, यही तो दिक्कत है। जो शक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियां हैं, जो संवैधानिक ढांचा है, इस तरीके से फ्रेम किया गया। अख्तर साहब ने जो सवाल किया कि भाई ये आपने शुरू किया, उसी पे दे रहे हैं। कोटा है, यदि कोटा है तो फिर अगर कांग्रेस ने नहीं गलत किया तो बीजेपी ने भी गलत नहीं किया। वही मैं आरबी उपाध्याय जी से ले रहा हूँ। नहीं, मैं वही पूछ रहा था अख्तर खान जी से कि चलो आपके पीरियड में राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया में नहीं था, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि आज की सरकार में न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में सरकारें अपना प्रयास कर सकती हैं दबाव बनाने का, लेकिन जजेस जब जजमेंट में बैठता है तो उस वक्त इस तरह का आरोप लगाना बेमानी हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो कार्रवाई करता है। हमारी अपनी गलती हो सकती है, हमारा पक्ष रखने में, हमारे गवाह पेश करने में हमारी गलती हो सकती है, जिले के लिए हमारी गलती हो सकती है, लेकिन जो जज होता है वो उसका अपना जजमेंट होता है। उसके खिलाफ हम अपर न्यायालय के अंदर जब जाते हैं तो हमारा जो पक्ष होता है, हम लिखते हैं माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु पर भी ध्यान नहीं दिया। वो सारे तथ्य लिख के हम माननीय अपीली न्यायालय के अंदर लेके जाते हैं और अपीली न्यायालय उसके अंदर डिस्कस करता है। मेरा ये कहना था कि एक अधीनस्थ न्यायालय का जज जिसके बार बार फैसले उलट हो जाते हैं, अगर इस तरह की प्रक्रिया लगातार चलती है तो एक ऐसा कानून भी होना चाहिए कि उस अधीनस्थ न्यायालय के जज को ये मानना चाहिए कि अयोग्य व्यक्ति है, जिसके जजमेंट के अंदर विवेकाधिकार का जो कोटा होता है जजमेंट में, विवेकाधिकार के कोटे का ये यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं, ये वहां से पता पड़ेगा। ठीक, अगर इतने बार अगर आदेश जो गलत दिए जा रहे हैं तब फिर कार्रवाई बनती है। मुझे लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए। ये बात आप ठीक कर रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत मैं सहमत हूँ। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए जो मामला आया है और जो ये नतीजा आया, जो आदेश आया कोर्ट से, इसमें सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही रही है वो अख्तर साहब ने गिनाए हैं कि किस तरीके से हीला हवाली लगातार सरकार करती रही है।
11 साल तक एक मुकदमे चला ले, छोटे से मुकदमे को। देवेंद्र जी, ये पांडे जी, मेरी आवाज मिल रही है आ रही है, आप बोलिए, आ रही है। मैं ये कहता हूं कि सरकार का कोई हस्तक्षेप अदालत में ना होना चाहिए। सरकार की प्रक्रिया अलग है, डिस्टर्बेंस आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है। कार्य करना लोकतांत्रिक तरीके से, न्यायपालिका सिस्टम अलग है बिल्कुल, और उस पर पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। मैं कोई ये नहीं कह रहा दूध का धीला या राजनीति के लोग कैसे कैसे हैं। अगर 10 घंटे की डिबेट करो वो भी कम पड़ जाएगी, बिल्कुल, इतने प्रमाण है, चाहे वो कोई सरकार रही हो, कोई राजनेता रहे हो, बिल्कुल। लेकिन कहीं शुद्धिकरण हो, किसी बीमारी का इलाज हो, तो वहां समर्थन आना चाहिए। आज देश में ऐसा नेतृत्व है कि आज मोदी जी के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है, और लोकतंत्र में विपक्ष को भी इस चीज को मानना चाहिए। आप छोड़ दीजिए डिबेट, कई घंटे भी कम पड़ जाएंगे। आज आपको विश्व मान रहा है या नहीं मान रहा? आज विश्व के पटल पर भारत खड़ा है, नहीं खड़ा? क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए था? कितना सारा समय लगा? चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, हम पर सवारी ले रहा है। पाकिस्तान जैसा देश हमारे सैनिकों के सर काट कर ले गया, और नेता बोलते तक नहीं थे। बदलाव हुआ है। 500 वर्षों तक स्तुत की लड़ाई लड़ते थे। राम मंदिर क्यों नहीं बन गया इंदिरा जी के टाइम में? अरे बड़े डिक्टेटर नेता थे आप, बहुत बड़े थे, क्या दिक्कत थी आपको? ठीक है, अच्छा काम किए, ये चीज जो है, वहां नहीं जाएंगे। अगर आप डिबेट करो तो मैं 6-7 घंटे तो अकेला बोल सकता हूँ, अरे पार्टी से अलग बोल सकता हूँ, गाइडलाइन से अलग बोल सकता हूँ, तथ्य के साथ बोलूंगा, प्रूफ करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं होऊंगा, एक आम नागरिक होऊंगा, क्वेश्चन करूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी पर बड़े सवाल उठ सकते हैं, वो कांग्रेस का काम है, लेकिन मैं ये बताता हूँ जिन पर सत्ता रही है, ताकत रही है, उसका यूज आखिर हुआ कहाँ है, कैसे कैसे हुआ? इस धर्म को, इस सनातन को, इस मुस्लिम को भी तोड़ने का जो काम किया है, वो सिर्फ सिग्नल और सिग्नल दूर तक जा रहे हैं। राजनीति अलग चीज है, किसी का सम्मान अलग है। जब तक भारतीय जनता पार्टी को रोजी रोटी कपड़ा मकान से कोई लेना देना नहीं है, न्याय से कोई लेना देना नहीं है। रोजी रोटी दे रही है भाई, वो खाद्यान्न वितरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, खाद्यान्न वितरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो रोजी रोटी दे रही है। देवेंद्र जी, सवाल हमारा ये नहीं है, सवाल हमारा केवल इतना बहुत सिंपल साधारण सा है कि अख्तर साहब कह रहे हैं कि सरकार को जो काम करना चाहिए उसमें कहाँ क्यों हीला हवाली की गई? एफआईआर लगानी थी, या जो जिन लोगों के एविडेंस लेने थे, जिन लोगों को ले जाना था कोर्ट में, वहां पर उन लोगों के बयान दर्ज होने थे, इन सारी चीजों में, इन सारी प्रक्रियाओं में सरकार की तरफ से हीला हवाली क्यों हुई? देखिए पांडे जी, मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, ये काम मैं फिर कहता हूँ, ये सरकार का काम नहीं था। जिन पर मुकदमा है, देवेंद्र प्रणब जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। पैसे वाले थे, फाइनेंशियली मजबूत थे, शिक्षित थे, दुनिया को शिक्षा देते थे, ये काम था दिग्विजय सिंह जैसे लोगों का, या उन नेताओं का जिन पर मुकदमा लिखा था। क्यों नहीं न्याय मिल रहा था उनको? क्यों कितने कमजोर थे? अरे अदालत में खड़ा होकर कहते आपका टॉप का वकील जाता। अरे आपकी पार्टियों में तो ये तो आपके वही सवाल तो आपके नेता पर भी उठ रहा है ना, वही सवाल तो आपके नेता पर उठ रहा है। अनुसंधान अधिकारी आपका इंगित करने लगे, गवाह आपके, सरकार का मतलब बनता ही नहीं कहीं से कहीं। अरे रुक जाइए, सरकार को बनता क्यों नहीं भाई? अरे रुक जाइए अख्तर जी, रुक जाइए भाई। देवेंद्र जी, आप कहाँ जा रहे हैं भाई? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं बनता है भाई? सरकारी अमला किसके? अरे रुक जाइए भाई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, हमारी बात सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए, उसके बाद रखिएगा। सरकारी अमला किसके अधीन आता है? पुलिस प्रशासनिक अधिकारी किसके अंदर आते हैं? रुक जाइए भाई, सुन लीजिए, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी किसके अंदर आते हैं? ये पुलिस, ये प्रशासन, ये अदालतें, ये किसी सरकार का नहीं, पहले अपना काम करती हैं। अपनी नौकरी बचानी है, अपने आप को बचाना है, अपने संविधान के अनुसार। सरकार नौकरी नहीं देती। गजब बात कर रहे हैं भाई देवेंद्र प्रमुख जी, आज ये पहली बार अपने जीवन में पहली बार बात सुन रहा हूँ कि पुलिस जो है, पुलिस को फिट रखना, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को संविधान के अनुसार चलाना, ना कि संविधान को तोड़ देना, ना कि संविधान के अनुरूप जाकर ये काम कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, देवेंद्र जी आ गई आपकी बात, देवेंद्र जी, ये देवेंद्र जी आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात, बहुत शुद्धिकरण आपने कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया आपने, मैं कह तो रहा हूँ प्रभु, मैंने क्या कहा? मैंने वही तो कहा, कह दिया। आरबी उपाध्याय जी, ये बताइए, आरबी उपाध्याय जी क्या यहाँ केवल एक बात समझना चाहेंगे, हमने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठाए तो वो कह रहे हैं सरकार के अंदर नहीं आता है ये। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं देवेंद्र प्रमुख जी, हाँ, वो सत्ता में जरूर हैं, हाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कांग्रेस कर रही है। वो तो सत्ता में है सर। हाँ,
मतलब हम ये कांग्रेस कर रही है, ये सारा जो चाल चल रही है वो कांग्रेस चल रही है। क्या करें, अकेले मोदी जी हैं। अब मोदी जी बेचारे क्या क्या देखें, पुलिस को देखें, महंगाई को देखें, या विदेशों में अपनी छवि बनाएं। उधर चाइना खड़ा है, कहां कहां आप क्या चाहते हैं अकेले मोदी जी से? ये कांग्रेस बर्बाद कर रही है देश को। वो तो सत्ता में है, वो तो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस अगर बदमाशी करे, कांग्रेस करा रही है ये सब, तो देखिए देवेंद्र अपनी प्रमुख जी जिम्मेदारी। इतने मुखर और इतने मतलब अच्छे वक्ता है, बावजूद इसके ऐसे उन्होंने ये बातें कही तो मुझे तो बड़ी हंसी आ रही। उन्होंने खुद और दूसरी बात एक और है, देवेंद्र जी सुन लीजिए, देवेंद्र जी सुन लीजिए, एक चीज और आपने देखिए, दूसरे सवाल में भी आप घिरे हैं, हालांकि मैंने इस पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब कर दे रहा हूं। आपने इस दौरान भी कहा कि पुलिस पहले अपनी नौकरी बचाती है, इस बयान में भी कहा आपने, आप सुन लीजिएगा। उसके साथ साथ संविधान का जिक्र किया। अरे सुन लीजिए, और नागरिक की प्रक्रिया बताई कि पुलिस सरकार अपनी से नौकरी लेकर बचाएगी तो संविधान से किसके देश अधीन चलता आती है पुलिस? वरना जी आप मेरी अधूरी बात न करें। मैं हमेशा तथ्य के साथ बोलता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। मैंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलेगा, देश किसी एक पार्टी का नहीं है। देश विपक्ष भी इतना ही मजबूत इस सरकार में होता है जो प्रतिपक्ष की भूमिका में होता है, उसे हर जगह मौका मिलता है। विधानसभा हो, राज्यसभा हो, जो प्रक्रिया हो, विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी बराबर के काम करते हैं। हम लोग भी 60 वर्षों से विपक्ष में बैठकर खूब लड़ाई लड़ते थे। नहीं, हम इस बात को तो हम स्वीकारते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निभाते हैं, और विपक्ष की भूमिका भी निभाते थे। हालांकि सरकार की भूमिका में भी आज अब अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह आप गलती नहीं कर रहे हैं। जहां जहां गलत होंगे वहां पर उंगली उठाई जाएगी, वहां पर प्रश्न खड़े किए जाएंगे। शायद मिल रही आवाज नहीं। देवेंद्र जी क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए आप। मेरी आवाज आपके पास तक है या नहीं? जी मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है, आप बोलिए। देखिए, सेना उनके अंडर में है, जो सीमा की सुरक्षा करती है, देश के सम्मान की रक्षा करती है। ये पुलिस प्रशासन, ये तो कांग्रेस ही कर रही है सब। ये तभी तो ये लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है सब। ये सब कांग्रेस कर रही है। चलिए जी ले लेते हैं जवाब अख्तर साहब का। अख्तर साहब, भाई क्यों इतना कहर बरपा रहे हैं? देखिए आरबी उपाध्याय जी तो कह रहे हैं कि मतलब अब देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं वो जो पुलिस कर रही है वो सब सही कर रही है। देवेंद्र प्रमुख जी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों को अपनी नौकरी भी बचानी है। किसी भी व्यक्ति से अगर व्यवस्थाओं पे सवाल पूछें, अगर रोजगार पे सवाल पूछें, अगर रोटी पे सवाल पूछें, अगर कानून व्यवस्था पे सवाल पूछें, अगर महंगाई पे सवाल पूछें, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को भटका के हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मुसलमान और हिंदू और मंदिर मस्जिद पे ले जाती है। ये उसका एक काम है। कोई भी डिबेटर अगर बैठता है और मुसलमान का नाम नहीं ले तो उसके ऊपर जुर्माना हो जाता है कि तूने डिबेट में बैठा और मुसलमान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच इस देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। अपनी कुर्सी पे बैठी हुई जिम्मेदारियों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी अपने शासन की जिम्मेदारी के लिए कांग्रेस को कोस रही है। नुकसान कहां पहुंचा रही है भाई? उपाध्याय जी ने कहा चले जा रहे हैं, एक कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, के भाव कांग्रेस बढ़ा रही है। सीधा सा सिस्टम है कि पुलिस का नियंत्रण सीधा सीधा राज्य सरकारों के पास होता है। राज्य सरकारों के पास ये नियम होता है, एसपी होता है, पुलिस अधीक्षक होता है, आईजी रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो हर मुकदमे की समीक्षा करते हैं, अनुसंधान के स्टेज पे समीक्षा करते हैं कि 3 महीने के अंदर की ये मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमे के अंदर अभी तक चालान पेश क्यों नहीं हुआ या एफआईआर पेश क्यों नहीं हुई। इसके बाद जो मुकदमे अदालत के अंदर चले गए उसके अंदर निस्तारण के लिए पहले तो कोर्ट स्तर पे 3 व्यक्तियों की कमेटी होती है, जिसके अंदर जज साहब और पुलिस अधीक्षक साहब बैठते हैं। वो ये तय करते हैं कि हमारे यहाँ मुकदमे इस वजह से चल रहे हैं कि पुलिस के गवाह नहीं आ पा रहे हैं और पुलिस के खिलाफ नंबर होता है। नहीं, तमाम सारी प्रक्रिया है, वो आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ये बात बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक बात और जोड़ दी है, वो भी सच है। सुन लीजिए अख्तर साहब, सुन लीजिए, इसके लिए इन्हें स्वीकार करना चाहिए। अरे ठीक है भाई, वो स्वीकार रहे हैं भाई, वो तो देखिए वो तो इतने सच्चाई से स्वीकार रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आप भी नहीं स्वीकारते होंगे, आपके कुछ नेता हैं जिनकी मैं तारीफ करता हूँ कि हाँ वो डिबेट में भी स्वीकारते हैं उस बात को लेकर के। देवेंद्र प्रमुख जी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ये बात तो 100% सही है, लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि पुलिस वालों को अपनी नौकरी भी बचानी है, ये बात भी सही है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा।
नहीं, नौकरी किस बात की बचानी है? सरकार से डरते हैं वो पुलिस वाले। फिलहाल समय का सरकार का अभाव दबाव है। होता है। अख्तर जी, देवेंद्र जी, आरबी उपाध्याय जी, समय के अभाव के चलते आप तीनों मेहमानों को यहीं पर रोकेंगे और तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जिस तरीके से दिग्विजय सिंह पर यह कार्रवाई हुई और अब बयान बहादुरों के बयान लगातार आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस का हमलावर नजर आ रही है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।